दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक आज का सर्वोच्च न्यायालय है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आपकी जो संघीय सरकार है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। आज संघीय सरकार में लास्ट टॉपिक है न्यायपालिका। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें हमने सभी समाविष्ट की हैं। तो आज इसको पूरा कर देंगे, इसको सर्वोच्च न्यायालय को। शुरुआत करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ तक है। अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक भाग 5 में किसका वर्णन है? सर्वोच्च न्यायालय का। हम सभी अनुच्छेदों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में। सर्वप्रथम 1773 था ईस्वी, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो उसके तहत 1974 में कलकत्ता फोर्ट विलियम में किसकी स्थापना की गई थी? अपेक्स न्यायालय की। सर्वप्रथम जो न्यायालय था वो अपेक्स न्यायालय के नाम से स्थापित था। आज सर्वोच्च न्यायालय है, तो वह सर्वप्रथम क्या था? अपेक्स न्यायालय। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट है अपेक्स न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? सर्वप्रथम जब अपेक्स न्यायालय की स्थापना हुई थी तब मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? सर एलिजा इम्पे बने थे। कौन? सर एलिजा इम्पे बने थे। 1935 के फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम हुआ था। उसके तहत अपेक्स न्यायालय जो कलकत्ता में था उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। सर मॉरिस गवाइयर क्या बने थे? न्यायाधीश बने थे। दिल्ली स्थानांतरित करने पर सर मॉरिस क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे, इसके प्रथम थे। अब बात करते हैं जनवरी जो 28 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या कर दिया? अपेक्स न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया था। और इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की का नाम 1950 में रखा गया था और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हीरालाल जे कानिया। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में कौन कौन है। वर्तमान में पद हैं वो कितने हैं? 31 पद हैं कुल। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में अपने जो 47वें न्यायाधीश हैं वो कौन है? अरविंद बोबड़े हैं, जो अभी वर्तमान में पद पर हैं, अरविंद बोबड़े। सर्वाधिक कार्यकाल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में पद पे कौन है, कितने, कौन से हैं, 47वें हैं, और पदों की संख्या कितनी है, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। सर्वाधिक जो कार्यकाल था वाई वी चंद्रचूड़ का था। किसका था? वाई वी चंद्रचूड़ का। न्यूनतम कार्यकाल कमल नारायण सिंह। किसका था? कमल नारायण सिंह। न्यूनतम कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल। एक बात तो ये, प्रथम कौन थे न्यायाधीश? वो थे हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में कौन है? अरविंद बोबड़े। एक तो सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल और प्रथम और वर्तमान में, ये चीज़ें ध्यान रखोगे। प्रथम महिला न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, मीरा साहिबा फातिमा बीबी। मीरा साहिबा फातिमा बीबी। नेक्स्ट है अनुच्छेद से संबंधित कि आपके अनुच्छेद इम्पोर्टेंट कौन है। तो सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो 124 है। इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, गठन का प्रावधान है, वो किस में है? अनुच्छेद 124 में है। तो पूरी जानकारी लगभग अनुच्छेद 124 में हो जाएगी। अब इसको डिवाइड किया गया है। जैसे अनुच्छेद 124 फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय में फिलहाल संख्या कितनी है? 31 है। तो संसद के पास क्या है? ये शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश सहित, ये शक्ति संसद के पास है। तो ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 124 फर्स्ट में। अनुच्छेद 124 सेकंड में नियुक्ति के संबंध में प्रावधान, अर्थात नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी। और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति किस आधार पर करेगा राष्ट्रपति? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श लेके मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 124(2). न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल का भी वर्णन 124(2) में है। न्यायाधीश
65 वर्ष तक अपने पद को क्या करता है, धारण करता है। 65 वर्ष तक। त्यागपत्र किसे दे सकता है, राष्ट्रपति को। कोई भी हो, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश, दोनों त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124(2) के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124(3). तो न्यायाधीशों की योग्यता क्या है। पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, और 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। क्या हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वह है न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, अनुच्छेद 124(3) के तहत। अनुच्छेद 124(4) है पदमुक्ति। पदमुक्ति किस प्रकार की जाती है, संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात राष्ट्रपति कौन कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है, लेकिन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किसे करना होगा, संसद को। अब संसद इसको किस प्रकार पारित करती है, ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी न्यायाधीश के प्रति क्या आता है कि वह दोष है, उसने किसी कानून का उल्लंघन किया या कानून को अपने क्षेत्र में लेने का वो अधिकार किया है या अधिकार में लिया है, तो इस आधार पे किसी भी, जैसे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, तो सर्वप्रथम जैसे लोकसभा में कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि हटाने का प्रस्ताव रखता है, तो लगभग 100 व्यक्ति चाहिए। लगभग क्या होता है, 100 व्यक्ति इस प्रस्ताव को लेके आएंगे, निष्कासन प्रस्ताव को। और राज्यसभा में कितने लेके आएंगे, 50 व्यक्ति। ये निष्कासन प्रस्ताव लेके आ गए, दोनों में लेके आ गए। लोकसभा में 100 व्यक्ति चाहिए और राज्यसभा में 50। लेने के बाद संबंधित जो सदन है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, उसके अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या न करें, ये उन पे डिपेंड करता है। वो स्वतंत्र हैं, करें तो भी और न करें तो भी। लेकिन अगर स्वीकार कर लिया तो संबंधित सदन 3 सदस्यों की एक समिति बनाएगा जो मुख्य न्यायाधीश पर लगे आरोपी को जांच करता है, और अगर जांच सही पाई जाती है तो जो सदन है दोनों, उसमें 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तब क्या करेगा, राष्ट्रपति उसे पद से पदमुक्त कर सकता है। अगर क्या करेगा, सर्वप्रथम 100 सदस्य लोकसभा में और राज्यसभा में 50 सदस्य अध्यक्ष या सभापति के सामने निष्कासन प्रस्ताव रखते हैं। उस संबंधित सदन के जो अध्यक्ष व सभापति हैं वो क्या करते हैं, एक समिति बनाते हैं, और समिति क्या करती है, मुख्य न्यायाधीश पे लगे आरोपों की जांच करती है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो वो संबंधित सदन को सौंप देती है। फिर 2/3 बहुमत से दोनों सदन उसको पास करते हैं, और फिर राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है उसको पदमुक्त कर देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 124(6). मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है 124(6) के तहत। लेकिन न्यायाधीशों को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीशों को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, लेकिन न्यायाधीशों को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके वेतन व भत्तों का उल्लेख है। यहाँ हाई कोर्ट नहीं होगा भाई, हाई कोर्ट हम पढ़ेंगे राज्य सरकार में। तो मुख्य न्यायाधीश की जो 125 में जो आपका वेतन दे रखा है वो 2.80 लाख है सर्वोच्च न्यायालय में, और न्यायाधीश का है 2.50 लाख, 30,000 कम है। तो वेतन इम्पोर्टेंट है, आपको फिलहाल ही चेंज किया है, तो इसका वेतन कितना होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2.80 लाख और न्यायाधीश का 2.50 लाख। नेक्स्ट है अनुच्छेद 126। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके तहत की जाती है, अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, अब इसको समझिए, तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूर्ति नहीं हो रही है, 3 जजों की जो कोरम होती है, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तो संबंधित जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की सलाह से
किसी भी आपका जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश को तदर्थ रूप से नियुक्त कर सकता है। तो उसे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहा जाता है कि किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किस में बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट में बुला सकता है। किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सलाह से। अनुच्छेद 127 के तहत आपको बस इतना ध्यान रखना है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब है सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, न्यायालय का क्षेत्राधिकार न्याय करने का, वो कहाँ तक है। तो हम इसमें एक ही बात पढ़ेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है, जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय मान्य होता है। तो मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है, सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। किस किस में? अगर केंद्र व राज्य के मध्य विवाद हो, राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो, संविधान की व्याख्या संबंधी विवाद हो, और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में विवाद हो। इन चार अगर क्षेत्रों में विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। लेकिन एक कॉमन है, कौन है? समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन आता है? हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों इसमें निर्णय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों निर्णय कर सकते हैं। जैसे मूल अधिकार के संबंध में आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है 5 प्रकार की, वो आपको बता दिया गया है। अब आपके इसमें कुछ नहीं बचा है, आपको इतना पढ़ना है, काफ़ी है। बहुत कुछ है, बस जो अनुच्छेद हैं वो इम्पोर्टेंट लिए हैं, ऐसे नहीं 127 पूरे पढ़ने हैं। अगर आपके समझ में आया हो तो लाइक करना। आपका सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।